राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के द्वादश भाव में यदि चंद्रमा स्थित है, मतलब कि वहां पर द्वादश भाव में 1 नंबर रहेगा और लग्न में 2 नंबर रहेंगे। तो वृषभ लग्न हो और द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो ये आपके जीवन में क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका वृषभ लग्न की है और द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित है तो क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको अपने जीवन में। जैसा कि मित्रों, द्वादश भाव विदेश का भाव है, अस्पताल का भाव है, सैया सुख का भाव है, मोक्ष का भाव है, खर्चा है, व्यय है, इसलिए इसका नाम भी व्यय भाव कहा है। और चंद्रमा आपके मन का कारक है, मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, आपके मेंटल स्ट्रेस को दिखाता है, आपके विचारों को दिखाता है। कोई भी कार्य करते हैं उससे सर्वप्रथम आपके मन में क्या, उस कार्य के प्रति क्या योजना बनती है, उसका भी चंद्रमा ही कारक है। यहाँ पे तृतीय भाव के स्वामी होते चंद्रमा। तृतीय भाव आपके प्रयासों का भाव है, पराक्रम जिसको हम कह सकते हैं, साहस। ये भाई बहनों का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। आप किसी भी आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप जो एफर्ट डालते हो, आप जो भी प्रयास करते हो, वो सब तृतीय भाव है। आपको क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं यदि तृतीय भाव यानी कि वहां के स्वामी चंद्रमा बन करके वे भाव में जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के यानी कि अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर करके उन्नति को प्राप्त करे, क्योंकि ये आपको क्योंकि विदेश है, विदेशी व्यवसाय में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करे ना ये व्यक्ति, तब भी श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दुर्व्यसनी भी हो सकता है, पराक्रम भंग हम इसको कह सकते हैं कि पराक्रम भंग हो गया एक तरीके से, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी यदि 6, 8, षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में बैठा रहता है तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में क्षीणता उत्पन्न हो सकती है। तो भाई बहनों से मतभेद हो सकता है और भी ऐसी बहुत सी स्थितियां निकल कर गया, जैसे नेत्र रोग हो सकता है, बाई नेत्र, मंदारान वीक्षते वेदने चंद्रारुणो चाक्षुरुक। यदि ये पाप ग्रह से दृष्ट हो गया चंद्रमा, तब तो कन्फर्म है कि बाई नेत्र कमजोर है। यहाँ पर आने के कारण ऐसा व्यक्ति मोबाइल को दूर रखे तो श्रेष्ठतम रहेगा, क्योंकि नींद की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ज़्यादा विचार चलेंगे तो ऐसी स्थिति नींद के अंदर भी थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। अनावश्यक खर्च कर देना, पैसा अपव्यय जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मन उसका कहीं ना कहीं खर्चा करने में ही लगा रहता है। जीवन का कोई भी भाग हो उसको खर्च करने से घबराएगा नहीं, कोई रिश्ता उसको छोड़ने में भी ये नहीं घबराएगा, छोड़ देगा, जाओ। व्यय त्याग है द्वादश भाव। हो सकता है ऐसा व्यक्ति का मन मोक्ष की तरफ जाए, आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्म का भी भाव है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक हो, कॉम्प्रोमाइज कर देखना पड़ेगा। पर चंद्रमा किन भाव का कारक है, चंद्रमा वास्तविक किस का कारक है, नैसर्गिक, और वो बैठा हुआ द्वादश भाव में, अग्नि संज्ञक राशि है वह, तो हो सकता है बहुत क्रोधी स्वभाव हो, मिथ्या भाषण करने वाला हो सकता है, झूठ बोलने वाला। तृतीय भाव का संबंध द्वादश भाव से बन रहा है, विदेश योग का योग तो बनता है छोटा मोटा, आप जन्म स्थान को दूर ले जाकर के उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें। लेकिन एक नैसर्गिक रूप से चतुर्थ भाव का कारक भी होता है, माता का कारक होता है, तो माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो, यदि पाप ग्रहों से दृष्ट होता है तब उत्पन्न हो जाती है। तो ये स्थितियां निकल करके आती है। कुछ और स्थितियां मैं आपको बता देता हूं। दिखावे पर पैसा खर्च कर सकता है ऐसा व्यक्ति, दिखावे पर ज़्यादा फिजूल खर्ची, इमोशनल होकर भी फिजूल खर्ची कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग में करने में लग जाए, ऐसी समस्या है। ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजी भी हो सकता है, हीलिंग, योग इस इत्यादि कार्यों में
अच्छा है। और एक ऐसा व्यक्ति भीड़ में रहना पसंद नहीं कर सकता, इसको एकांत चाहिए, है ना। और अपनी निजता, अपनी जो प्राइवेसी, उसको लेकर के बहुत चिंतित रहता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसी स्थितियाँ और निकल करके आ जाती है। अब हम ग्रह युतियों की बात करें कि ऐसा यदि चंद्रमा सूर्य के साथ में है तो क्या परिणाम देगा। सूर्य यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, उच्च के रहेंगे वैभव में। अमावस्या का जन्म है। चंद्र और सूर्य की युति अमावस्या के आसपास में होती है। मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, मकान घर संबंधित परेशानियां, भले ही उच्च के हैं। हाँ, मकान वान भूमि प्रॉपर्टी सुख अच्छा दे देंगे, लेकिन चतुर्थ भाव का संबंध कहीं ना कहीं आपके द्वादश भाव से बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। निश्चित तौर पर भगवान कार्तिकेय की आराधना करनी चाहिए अमावस्या योग से निवृत्ति के लिए। लेकिन यह है कि ऐसा व्यक्ति भी विदेश के अंदर जाकर के अच्छा नाम रोशन कर सकता है, अपना पद प्रतिष्ठा, वहां की सरकार के अंदर बड़े पदों पर आसीन हो सकता है, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है यह सूर्य। आपके अंदर एक ललाट में जो तेजस्विता रहेगी, जो आपका जो तेज रहेगा चेहरे की, जो भावभंगिमा रहेगी, वह भी अद्भुत रहने वाली है। पाप ग्रह से दृष्ट हो गई है स्थिति, तब नेत्रों में परेशानी है। ठीक है, दोनों नेत्रों में। फिर तो अब यदि बात करें इनके चंद्र और सूर्य की दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति ऋण रोग शत्रुओं से भी परेशान रह सकता है। अकेला चंद्रमा देखे तब सूर्य पड़ेगा तो थोड़ा शांति होगी उसमें। यदि यहाँ पे चंद्रमा के साथ में मंगल स्थित हो, मंगल भी स्वग्रही है, स्वग्रही होने के कारण विपरीत राजयोग बनेगा। यहाँ पे त्रिग्भाव के स्वामी त्रिग्भाव में बैठे रहेंगे तो विपरीत राजयोग। तो अत्यधिक प्रयत्नों के बाद, मतलब अत्यधिक बहुत प्रयत्नों के बाद में ऐसा व्यक्ति सफलता अर्जित कर लेता है, और वह सफलता अद्भुत होती है, अद्भुत सफलता है। स्थिति सही है चंद्र और मंगल। हाँ, व्यावसायिक घाटे हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, द्वादश भाव ज्यादा प्रबल रहेगा तो हर चीज में घाटे होने की संभावना भी रहती है। लेकिन व्यक्ति धनवान अवश्य होगा, ये तो मैं कह देता हूँ। गजलक्ष्मी योग भी बनता है चंद्र मंगल की स्थिति। मंगल या सप्तम भाव का स्वामी होता है, द्वादश में बैठेगा तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां, मांगलिक जन्म पत्रिका बना देता है। चंद्र मंगली भी, लग्न मंगली भी डबल मांगलिक हो जाती कुंडली, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी। अपने भाव को देखेगा मंगल, अपने भाव को देखेगा मंगल, लेकिन फिर भी परेशानियां व्यक्त होती है। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा के साथ में बुध स्थित हो, धनेश का वैभव में बैठे रहना चंद्रमा के साथ में। चंद्र और बुध की युति कल्पनाशील बनाती है व्यक्ति को, ज्यादा सोचने वाला, बुद्धि, गणित के क्षेत्र में उन्नति करे, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, वाणिज्य का भी कारक है, मीडिया का कारक है, पत्रकारिता का कारक है चंद्र मंगल। कल्पनाशील ज्यादा ऐसे व्यक्ति अगर लेख लिखे, किताबें लिखे, श्रेष्ठ है। लेकिन धनेश का वैभव में बैठे रहना, पंचमेश का वैभव में बैठे रहना संतान पक्ष के लिए भी सही नहीं है, एजुकेशन के लिए सही नहीं है, आपके प्रेम संबंधों के लिए सही नहीं है, आपके परिवार के लिए सही नहीं है, आपकी वाणी के लिए सही नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि उसके लिए सही नहीं है। धन संग्रहित करने में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। धन आते ही उसको जहाँ जाना होगा वहाँ चला जाता है, ऐसी स्थिति निकल के आती है। तो स्थिति इसके लिए भी आप उपाय करें तो ठीक है। लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करो आप, दक्षिणामूर्ति शिव स्तोत्र का पाठ करो। अभी तो चंद्रमा के साथ में देवगुरु बृहस्पति हो, अष्टमेश से गुरु यहाँ पे लाभेश भी है, लाभ भंग भी होता है, लेकिन विपरीत राजयोग भी बनता है। अष्टमेश का द्वादश भाव में बैठे रहना, विपरीत राजयोग के कारण समाज में मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति होगी। समाज में अपना कैसे भी कर करके अपना नाम रोशन करेगा ऐसा व्यक्ति। मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आयु दीर्घायु होगे, लेकिन वैभव तो है तो थोड़ा विलंबता से फल मिलेगा इसका है 30 वर्ष की आयु के बाद में। तो स्थिति निकल के आती है। चंद्रमा के साथ में यदि यहाँ पर शुक्र स्थित हो,
लग्नेश का वैभव में बैठे रहना, विदेश जाना, जन्म स्थान को छुड़ाना, त्यक्त करवाना है। शुक्र का द्वादश भाव का शुक्र अच्छा माना गया ज्योतिष में, लेकिन द्वादश भाव वैसे ही विदेश का है और भोग विलास का भाव वह सैया सुख भी है, और शुक्र का वहाँ पर बैठे रहना सैया सुख में वृद्धि करने वाला होगा। अनैतिक संबंध बनाने की ओर इशारा होता है यह युति, विवाह के पहले विवाह के बाद। ऐसे व्यक्ति का मन भी भौतिक सुख सुविधाओं में ज़्यादा लगेगा। वैसे ही चंद्रमा है और वैसे ही भौतिक सुख सुखों का कारक शुक्र है। शुक्र यहाँ पे षष्ठ भाव के स्वामी भी होते हैं। षष्ठ भाव को देखेंगे, विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है, लेकिन थोड़ी परेशानी तो रहेगी, ऋण रोग शत्रुओं से संबंधित। अब बात करते हैं यदि चंद्रमा के साथ में शनि हो, शनि यहाँ पे नीच राशि के रहेंगे, भाग्येश है, दशमेश है। भाग्येश का द्वादश भाव में बैठे रहना उचित तो नहीं है नीच राशि का, भाग्य में हानि। अब मतलब कि समझ लो कि कुंडली यहाँ से ही अगर शनि नीच का हो गया यहाँ पे जाके, कुंडली के जितने भी राजयोग नष्ट होने के समान है। भाग्येश नीच का हो गया, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस् तस्यास्ति वृद्धि ही, उस भाव की वृद्धि कर देता है। लेकिन ऐसे तो वृद्धि तो नहीं करेगा, अपने भाव में तो नहीं है, वे भाव में जा रहा है, वह नीच राशि का बैठा हुआ है। तो जिस भाव का प्रतिनिधित्व करता है उससे पहले ही द्वादश भाव उसमें फलों में क्षीणता उत्पन्न करता है, फिर नीच का और फिर क्षीणता उत्पन्न करता है। एक सुक्ति भी आती है, भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कि भाग्य ही फलीभूत होता है जीवन में, न तो विद्या न पौरुष। कुंती भी तो महाभारत में यही बात कहती है, भाग्यवंतम प्रसूयेता महासूरान माच पंडितान सूरांश कृतविद्यांश वने सीदंती मत सुताः। ये संसार वालों, मुझे तो ऐसा वरदान प्राप्त था कि मैं तो जिस देवता की आराधना करूं उस देवता से ही मैं तो पुत्र प्राप्त कर सकती थी। मैंने सूर्य से कर्ण जैसा पुत्र मांगा, इंद्र से अर्जुन जैसा, धर्मराज से युधिष्ठिर जैसा है, वायु से पवन से भीम जैसा पुत्र उत्पन्न कर मेरे पास मैंने प्राप्त कर लिए। लेकिन संसार वालों, मैंने भाग्यशाली पुत्र अर्जित नहीं किए हैं। तो देखो आज मेरे बच्चे वन वन भटक रहे, वने सीदंति मत सुताः। इसलिए संसार वालों, भाग्यशाली पुत्र की मनोकामना करो। शकुंती का वचन है महाभारत में। तो भाग्य की हानि होगी यहाँ पे, और भाग्य को प्रदायक करने वाले यहाँ पे शनि रहेंगे। आपको नीलम धारण कर ही लेना है, भाग्य से रत्न अवश्य पहन लेना है, शांति के लिए, पुष्टि के लिए। भगवान शिव की जितनी हो सके उतनी आराधना कीजिएगा। मेरी चंद्र और शनि वैभव में बैठा हुआ है, मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, परेशानियाँ। भगवान शिव जी की जितनी ज़्यादा मेडिटेशन ध्यान योगा करोगे उतना अपने आप को सहज और प्रसन्न प्रफुल्लित महसूस करोगे। जब भी आपके जीवन से आध्यात्मिकता विदा होती है, उसी के साथ में आपको परेशानियां घेर लेगी। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। अब बात करें यदि आर्थिक, देखो कुटुंब परिवार पर भी दृष्टि रहती है शनि की, तो पारिवारिक स्थितियों में परेशानी है, आर्थिक रूप से परेशानी, कंजूस भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो स्थितियां निकल के देखो, भाग्य भाव को देख रहा है लेकिन फिर भी नीच का होकर के बैठा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीलम पहन लो। अब बात करते हैं यदि शनि के साथ चंद्रमा के साथ में राहु स्थित हो। चंद्र और राहु की युति श्रेष्ठतम युति नहीं है मित्रों, इसको ग्रहण दोष कहा गया है। ग्रहण दोष होने के कारण ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी, विचलित, एक अनजाना भय रह सकता है। चंद्र और राहु जल जाने के योग भी बनाते हैं, ग्रहण दोष है। इससे भी व्यक्ति को अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना चाहिए, चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए, चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः।
तो स्थितियां चंद्र और राहु की युति श्रेष्ठतम नहीं, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। अब यदि चंद्रमा के साथ में यदि केतु हो तो यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठतम है। अध्यात्म, क्योंकि मोक्ष का कारक ग्रह आध्यात्मिक है तो श्रेष्ठ है चंद्र केतु। थोड़ा मन में आध्यात्मिकता ज्यादा रहेगी, अच्छे विचार वाला होगा, नेक दिल का होगा, दूरदर्शी होगा, अच्छे कार्य में भी खर्च कर सकता है मन, तो स्थितियां निकल के आती है। अब आप आगे वीडियो में बात करेंगे अपन वृषभ लग्न के लग्न में मंगल क्या परिणाम प्रदान करते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, भर के ले गया है। देख लो क्या था, इसलिए इसको खोल के नहीं रखा हूँ।